हमेशा एक पॉजिटिव सोच ही हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों का नया सेशन स्टार्ट हो गया है और नया सेशन मीन्स स्टेशनरी का हर एक आइटम बच्चों का नया आया हुआ है। तो सब चीज़ नई आई हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बेटे के स्टडी टेबल को एक नया लुक दिया जाए मेकओवर करके। तो जब मैं अपने बड़े बेटे को स्कूल ड्रॉप करके आ जाती हूँ तो स्कूल के ही जस्ट बगल में ये बहुत सुंदर सा पार्क है, तो यहाँ पे मैं अपने छोटे बेटे को लेके आ जाती हूँ। वो थोड़ा देर यहाँ पे खेल लेता है और मैं यहाँ पे वॉक कर लेती हूँ। तो आजकल बच्चों की स्कूल की टाइमिंग भी चेंज हो चुकी है, तो सुबह लगभग 7:30 बजे तक मैं उसको स्कूल में ड्रॉप कर लेती हूँ और आधा घंटा पार्क में स्पेंड करने के बाद 8 से 9:30 बजे तक मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं। तो आज सुबह ही मैंने मॉर्निंग में डिसाइड कर दिया था कि आज मुझे कैसे भी करके इस स्टडी टेबल का मेकओवर करना है। तो दिन में लगभग 2 बजे तक मेरा बड़ा बेटा घर पे आ जाता है, तो उसके आने से पहले पहले मुझे कैसे भी करके इस एरिया का मेकओवर करना है। तो इस स्टडी टेबल से मैंने सारा सामान को हटा दिया था, तो बिल्कुल ब्लैंक रख दिया है, जैसे ब्लैंक कैनवास होता है वैसे। क्योंकि अगर आप एक बार सारी चीज़ें उस जगह से हटा देते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपको क्या क्या चीज़ कैसे रखनी है। तो कुछ समय पहले मैंने आप लोगों के साथ अपना ये ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर शेयर किया हुआ था। आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया और उस वीडियो को अभी तक जिसने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो जो ड्रेसिंग एरिया का वॉल था, यहाँ पे मैंने बहुत प्यारा सा ये गिफ्ट रैपिंग पेपर आता है, इसे पेस्ट किया हुआ था वॉल में, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी शाइन आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैच करता हुआ यही पेपर मैं स्टडी टेबल के जस्ट सामने वाली वॉल पे पेस्ट करूँ। तो पेस्ट करने से पहले मैं इनको इस तरीके से रख के चेक कर ले रही हूँ कि किस तरीके से ये वॉलपेपर आएगा, जिससे कि ये पूरे वॉल पे अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इसमें फेविकॉल लगाना पड़ता है, पहले से इसमें ग्लू नहीं आता है। तो फेविकॉल लगाने से पहले मैंने अच्छे से चेक कर लिया था और जितना साइज़ या जितना भी चाहिए था वो मैंने कट कर लिया। और इस पेपर में अच्छे से पूरे कॉर्नर्स में फेविकॉल अप्लाई कर लूँगी, जिससे कि अच्छे से वॉल पे पेस्ट हो जाए। और जो गिफ्ट रैपिंग पेपर है ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में 10 रुपीज़ का मिल जाएगा। आई थिंक 10 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है और इसमें काफ़ी कलर्स, काफ़ी प्रिंट आते हैं। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इस तरीके से गिफ्ट रैपर पेपर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सस्ते में आपको मिल जाता है और आपको पेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आपकी वॉल वगैरह ख़राब है तो। अब जो जितने गैप्स बचे थे उसको भी मैंने छोटे छोटे पेपर को कट करके सारे एरिया को अच्छे से कवर कर दिया था फेविकॉल अप्लाई करके। और इस पेपर को आपको बहुत अच्छे से पेस्ट करना है। अगर आप अच्छे से इसको पेस्ट नहीं करेंगे तो इस पेपर में ज़्यादातर रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं, जो कि दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो पूरी वॉल पे मैंने अच्छे से पेपर को पेस्ट कर दिया था। अब यहाँ पे स्टडी टेबल के लिए मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। तो मेरे पास कुछ ये प्लैंक पड़े हुए थे, इसी से मैं स्टडी टेबल के ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ, क्योंकि स्टोरेज की काफ़ी कमी है। तो यहाँ पे सारा बच्चों का जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सारा चीज़ आ जाएगा, तो बच्चों को भी ईजी हो जाएगा उसको निकालने के लिए। तो यहाँ पे बुक्स रखने के लिए भी मैं ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। तो कोई भी आपको जो बड़ी बुक है उसको रख के चेक कर लेना है कि इसकी हाइट आपको कितनी रखनी है। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है। तो पहले मैंने एक पेपर में ड्रॉ कर लिया था कि कैसा मुझे ये ऑर्गेनाइज़र बनाना है। तो जब भी आप कुछ भी बनाएं तो एक बार रफ में ड्रॉ जरूर कर ले, जिससे कि आपको ईजिली पता चल जाए इसका पूरा मेजरमेंट। तो जो ये बड़ा सा प्लैंक है इसकी जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है और जो इसकी ब्रेथ है वो है 20 सेंटीमीटर। और जो ये छोटे छोटे से प्लैंक है ये इसकी लेंथ जो है वो है 40 सेंटीमीटर है और जो इसकी ब्रेथ है वो है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस तरीके के 4 मैंने प्लैंक लिए हुए हैं और इस जो बड़ा वाला प्लैंक है इसको छोटे वाले प्लैंक के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी हाइट दूंगी ताकि नीचे भी हम कुछ सामान रख सके। तो यहाँ पे मैंने 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ किया हुआ है और जो अब हम इसको इस बड़े प्लैंक के साथ अटैच करेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है तो उसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि जब हम इसमें कील लगाएं तो इन छोटे प्लैंक से हम बड़े प्लैंक में कील लगाएंगे तो वो अच्छे से आ जाए। तो वो प्रॉपर मैं यहाँ पे मेज़रमेंट कर रही थी, क्योंकि नीचे से मुझे 10 सेंटीमीटर छोड़ना था और ऊपर से जितनी इसकी चौड़ाई है उतना लेते हुए यहाँ पे इसके बीच में हम कील लगाएंगे।
तो इस तरीके से सारे जितने भी 4 प्लैंक मेरे पास थे छोटे वाले, यहाँ पे मैंने इसमें मार्क कर लिया है। इस तरीके के जो बीच में गैप है यहाँ पे ही कील लगाऊंगी। अब यहाँ पे बीच में हम डिवाइडर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरीके का एक और प्लैंक है, तो इसको मैं ऊपर की साइड में लगाने वाली हूँ, पार्टीशन करने वाली हूँ वैसे में। तो यहाँ पे क्या किया है, मैंने इसको रख के एक बार चेक कर लिया है कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है। तो नीचे की साइड से भी हम इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे की साइड से पहले हम कील लगाएंगे। तो जो कील है उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप रख के चेक कर लीजिए, जो भी आप प्लैंक या जो जिस भी चीज़ में कील लगा रहे हैं तो वो बड़ी होनी चाहिए, ताकि एक प्लैंक से दूसरे प्लैंक में ईजिली चले जाए। तो इस तरीके से पहले मैंने बीच में लाइन ड्रॉ कर दी थी, गैप रख दिया है और उसी गैप में मैं यहाँ पे कील लगा लूँगी। तो जैसे काफ़ी इसकी चौड़ाई है, तो यहाँ पे मैं लगभग 4 कील लगाऊंगी, जिससे कि ये अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, इन फ्यूचर ये निकले ना। तो नीचे साइड से कील लगा दी है और ऊपर साइड से इस प्लैंक को मैं इस तरीके से रख लूँगी। और उसके बाद अब जो आधी कील लगाई हुई है हमने, उसको पूरे में इस तरीके से हम लगा लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा सा बीच में डिवाइडर बन गया है बुक्स वगैरह रखने के लिए। अब जो नीचे की साइड में हमने 10 सेंटीमीटर का गैप रखा हुआ है और जो बीच में लाइन ड्रॉ की है, इसके बीच में ही हमें कील लगाने हैं। अब इस तरीके का जो बड़ा प्लैंक है उसके साइड में हम इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे 2 एक साइड लगाएंगे छोटे वाले प्लैंक, 2 एक साइड। तो इस तरीके से रख के मैं यहाँ पे कील लगा लूँगी। तो ये दोनों साइड हमने लगा दिया है। अब जो बीच में हमने पार्टीशन किया हुआ था, इसके ऊपर भी हम एक शेल्फ जैसा बना देंगे। तो इसके ऊपर भी मैंने इस प्लैंक को रख के दोनों साइड से कील लगा दी है। तो ये हमारा बहुत प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है। अब आप इसमें कितनी भी बुक्स, कॉपीज़ या बच्चों का जितना भी स्टेशनरी सामान है वो आप यहाँ पे अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोरेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और सारा सामान बच्चों को सामने मिल जाएगा। अब यहाँ पे स्टडी टेबल के लिए यहाँ पे मैं एक ट्यूबलाइट लगाऊंगी। तो ट्यूबलाइट को हैंग करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो मैंने एक जुगाड़ किया हुआ है। तो जो एक केबल ये क्लिप आती है, इसी को मैं दोनों साइड लगाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ट्यूबलाइट है इसको हम हैंग करेंगे वॉल पे। तो एक इस साइड मैंने इस केबल वायर को लगा दिया है और दूसरी साइड भी मैं इस कील को लगा लूँगी। अब यहाँ पे जो ये थ्रेड है, थोड़ा सा जो मोटा थ्रेड रहता है, जो कि इस ट्यूबलाइट का वेट इजली ले सके, तो मैंने दोनों साइड को इस थ्रेड को लगा लिया है। तो एक इस तरीके का नॉट लगा लिया है। अब इसके बीचों बीच में हम इस ट्यूबलाइट को इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने से पहले यहाँ पे जो ये वायर है इस तरीके से दिखेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने क्या किया, इसको इस वायर को ही जो टेप की हेल्प है उससे मैंने इसमें इस वायर को पेस्ट कर दिया। अब ये बिल्कुल भी अलग से नहीं दिखेगी। तो इस तरीके से पूरे जो वायर आ रही थी ट्यूबलाइट के एंड तक, वहाँ पे तक मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब इस तरीके से जो हमने नोट लगाए हुए थे तागों में, अब उसके बीच में हमें जो ट्यूबलाइट थी उसको मैंने इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास ये बेटे के स्टडी टेबल में वॉच थी। तो मेरा जो छोटा बेटा है थोड़ा सा नॉटी है, तो उसने क्या किया, इस वॉच को नीचे फेंक दिया। तो जिसकी वजह से जो इसकी हावर हैंड है वो ख़राब हो गई है, बिल्कुल फ्री हो गई है, एक जगह स्टिक हो ही नहीं रही है। तो इसको शॉप में तो जाना ही था रिपेयर करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार घर पे खुद भी एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो जो हम होम मेकर्स हैं ना, उनको थोड़ा बहुत रिपेयर का तो काम आना ही चाहिए, जिससे हम काफ़ी पैसा भी बचा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके जितने भी नट वगैरह लगे हुए थे उनको निकाल दिया था। उसके बाद इसको अच्छे से ओपन कर दिया था और यहाँ पे इसकी सामने मशीन लगी हुई है। तो जो ये मशीन है ये ख़राब तो नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी जो सेकेंड हैंड है और मिनट हैंड है वो अच्छे से बराबर चल रही है। तो इसकी जो हावर हैंड है वो एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे 9 पे जा रही है तो वो अपने आप नीचे को ड्रॉप हो जा रही है, यानी गिर जा रही है, सीधा 6 पे आ रही है, एक जगह स्टिक नहीं रह रही है। तो मैंने क्या किया, इसकी जितनी भी सुइयाँ वगैरह हैं, सेकेंड है, मिनट है और हावर की है, तो उनको निकाला। तो एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ये घड़ी नीचे गिरी तो ये ना अपनी जगह से हिल गई, यानी लूज़ हो गई है। तो इसको अच्छे से मैं इस तरीके से फिट कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से जो हावर हैंडी थी वो अच्छे से इसमें लग चुकी है। अब जो मिनट हैंड है उसको भी मैं इस तरीके से लगा लूँगी, जो बीच में गैप है ना, इसके गैप में लगाना था। और लास्ट में ये सेकेंड हैंड है। अब इसका सेल डाल के मैं चेक कर लूँगी कि ये अच्छे से चल रही है कि नहीं या ख़राब है कि नहीं। तो इसका टाइम मैं सेट कर दूँगी और लगभग आधा 1 घंटे के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ। और जो इसके आगे का मिरर था उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो
1 डेढ़ घंटे के बाद ये अच्छे से चल रही थी, अच्छे से वर्क कर रही थी। तो उसके बाद मैंने इसको अच्छे से पैक कर दिया, जितने भी इसके नट्स वगैरह थे। और अगर मैं यही छोटा मोटा रिपेयर घर पे नहीं करती और डायरेक्टली मार्केट चली जाती तो लगभग 150 से 200 रुपये मेरे लगने ही थे, क्योंकि शॉप में जाओ ना तो पूरी जो इसकी मशीन है वो ही चेंज करेंगे। इस तरीके के छोटे छोटे रिपेयरमेंट अगर आपको आते हैं तो आप काफ़ी पैसा अपना सेव कर सकते हैं। अब हम कुछ DIYs बनाएंगे इस स्टडी टेबल के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ कार्डबोर्ड ले रखा है और A4 शीट ले रखी है। और जो A4 शीट है अब ये काम की नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूज़ किया जाए इस कार्डबोर्ड को कवर करने के लिए। तो फेविकॉल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं अच्छे से इस वाइट A4 शीट को इसमें कवर करने वाली हूँ इस कार्डबोर्ड में। तो इसके कॉर्नर्स को अच्छे से कट कर लेंगे तो जो इसकी फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरीके से साइड में भी फेविकॉल अप्लाई कर लेना है और इसको इस तरीके से पेस्ट कर देना है। और अब ये जो कार्डबोर्ड है बहुत ही अच्छा इसका जैसा फ्रेम होता है ना वैसा लुक आएगा। बाकी के कार्डबोर्ड को भी इस तरीके से हमने कवर कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने ब्रश पेन ले रखा है और एक गिलास में पानी ले रखा है। तो अब यहाँ पे हम कुछ मोटिवेशन थॉट्स वगैरह लिखने वाले हैं इन कार्डबोर्ड में। तो अलग से मैंने एक पेपर ले रखा है और एक पॉलीथीन ले रखी है। तो अगर हम इसमें पेंट करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, तो जो ब्रश पेन है काफ़ी इजी कर देता है आपके कामों को। तो यहाँ पे पहले जितना पेपर है उतना मैं इसको आउटलाइनिंग कर लूँगी। आउटलाइनिंग करने के बाद यहाँ पे जो ये ब्रश पेंट होते हैं इनको रफली आपने कैसे भी ड्रॉ कर लेना है या कोई भी डिज़ाइन आपने इसमें ड्रॉ कर लेना है। तो इसका जो लास्ट में रिज़ल्ट आता है ना बहुत ही अच्छा आता है। तो ये ब्रश पेन काफ़ी अच्छे रहते हैं अगर आप भी कुछ वॉल बैकग्राउंड के लिए या वॉल पेपर के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर क्या किया, जो एक पेपर है वाइट पेपर लिया हुआ है इसमें पानी स्प्रेड कर दिया है पूरे पेपर में। और इसके बाद जो हमने पॉलीथीन में कलर किया हुआ था इसके ऊपर इस पेपर को इस तरीके से रख लेना है और इसको हल्के हाथों से इस तरीके से प्रेस कर लेना है। और जितना भी कलर हमने इस पॉलीथीन में किया हुआ था ये पूरा पेपर में इस तरीके से लग चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है और जल्दी भी ड्राई हो जाता है। अगर आप पेंट वगैरह करते हैं तो काफ़ी टाइम ले लेता है सूखने के लिए। तो अगर आप इस तरीके से कुछ बनाना चाहते हैं तो ब्रश पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही बाकी भी मैंने 3-4 और बना लिए थे। जैसे पर्पल फ्लावर्स था, इसको बनाया हुआ है, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। ड्राई होने के बाद तो ये और भी अच्छे लगते हैं। तो सेम इसी तरीके से बाकी भी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं 5 थॉट्स लिखने वाली हूँ। तो हर किसी के लिए मैंने अलग से इस तरीके से ड्राइंग बना ली है। अब यहाँ पे हम कुछ बहुत ही मोटिवेशन थॉट्स लिखेंगे जो कि बच्चों को पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट थॉट मैंने लिखा हुआ है, स्पीक 5 लाइन्स टू योर सेल्फ एवरी मॉर्निंग। गॉड इज़ ऑलवेज विथ मी, टुडे इज़ माई डे, आई एम अ विनर, आई एम द बेस्ट और आई कैन डू इट। तो इस तरीके के जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं अगर बच्चे डेली पढ़ेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। और ऐसे ही दूसरा भी बनाया हुआ है, इसमें लिखा है डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, नो वन कैन प्ले योर रोल बेटर देन यू। तो इसको भी मैंने अच्छे से हाईलाइट कर दिया है थोड़ा सा डार्क करके। और जो ये तीसरा है इसमें लिखा हुआ है मैंने थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स विल बी हैपन। तो इनको भी थोड़ा मैं डार्क कर लूँगी जो कि दिखने में भी अच्छा लगे। और फोर्थ वाले में लिखा हुआ है मैंने इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और जो लास्ट वाला है इसमें मैंने लिखा हुआ है स्टॉप वेटिंग फॉर टुमारो, स्टार्ट नाउ। इस तरीके के जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं बच्चे अगर डेली पढ़ेंगे तो अपने लाइफ में भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इनको पेस्ट करेंगे, जो हमने कार्डबोर्ड पेस्ट किया हुआ था वाइट पेपर में, अब इसी को इसके ऊपर हम इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। और बाकी के जितने भी पेपर्स थे सबको मैं इस तरीके से ही पेस्ट कर दूंगी इन कार्डबोर्ड में। और ये अच्छे से पेस्ट हो गए थे, उसके बाद बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस तरीके के पॉजिटिव नोट्स लिखना चाहते हैं या कोई मोटिवेशन थॉट्स वगैरह होते हैं, आपको इंटरनेट में काफ़ी मिल जाएंगे। तो इस तरीके के अगर पॉजिटिव नोट्स बच्चे डेली पढ़ें या आप अपने लिए भी इनको बना सकते हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। अब इनको जो इनके साइड्स है कॉर्नर्स हैं वो अच्छे से दिख नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे साइड में मैं जो ट्रांसपेरेंट टेप है वो इसको पेस्ट कर दूँगी। आप चाहे तो जो कलरफुल पेपर्स आते हैं उससे भी इसकी आउटलाइनिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बिल्कुल सामने वाली वॉल पे इसको पेस्ट कर दिया और साथ में एक वर्ल्ड का मैप पे यहाँ पे लगा दिया है।
अब जो ये स्टडी टेबल है, यहाँ पे हमने जो बहुत प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ था, इसमें आप हम बुक्स वगैरह सेट करते हैं। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है अपनी न्यू क्लास के लिए, तो जितनी भी कॉपीज़ वगैरह है उसको अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। अब जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है, बीच में पार्टीशन किया हुआ था, इस साइड मैं बड़ी बुक्स रखने वाली हूँ, क्योंकि जो ड्राइंग्स की बुक्स वगैरह होती है या फाइल वगैरह होती है वो थोड़ी सी लंबी हाइट में रहती है। तो यहाँ पे आराम से जितनी भी उसकी हाइट है फाइल की या ड्राइंग बुक की, वो ईजिली आ जाएगी। तो बुक्स आगे की साइड में रखी है और जो कॉपीज़ है वो पीछे की साइड में रखी है। तो यहाँ पे जो अलग से एक और शेल्फ बनाया हुआ था, यहाँ पे मैंने कुछ अपनी स्टोरी बुक्स रखी है, कुछ बच्चे के स्केच कलर पेन वगैरह रखे हैं जो डेली यूज़ में आते हैं। एक स्नैक प्लांट रखा हुआ है और एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा है। तो इस तरीके का मैंने कप का बहुत प्यारा सा स्कूटर बनाया हुआ था, इसको भी मैं यहीं पे ही रखने वाली हूँ इस स्टडी टेबल में। तो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ बच्चों के जो एक्स्ट्रा शॉर्पनर इरेजर्स वगैरह होते हैं उसको रखने के लिए। तो इसी के साथ यहाँ पे मैंने बाकी के कलर्स वगैरह रखे हैं, फेविकॉल और एक कैलकुलेटर रखा हुआ है। इसी के ऊपर मैं एक छोटा सा क्यूट बुद्धा रखने वाली हूँ, जिससे कि ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और सबसे नीचे वाली शेल्फ भी अभी खाली थी, तो यहाँ पे इस तरीके के पाउच रखे हैं, इसमें पेन पेंसिल और कलर्स वगैरह भी रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं कुछ डायरीज और रख दूंगी। तो इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजर मैंने बनाया हुआ है, हाँ, इसमें हर चीज़ के लिए अलग सेक्शन बनाया हुआ है। तो अब कोई भी सामान ज़्यादा मैसी नहीं होगा, क्योंकि चाहे बच्चे का स्टडी टेबल हो गया या चाहे हमारा घर हो गया, कितना भी हम इसको ऑर्गेनाइज करके रख रहे, 10-15 दिन में ये मैसी हो ही जाता है। तो इस तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो सामान कम मैसी होने के चांसेस रहते हैं, और बच्चा भी जो सामान जहाँ से उठाएगा वो वहीं पे ही रखेगा। एक और DIY कर देते हैं, वो करेंगे हम इस बैग के साथ। तो जो ये बैग है अभी दिसंबर में लिया हुआ था, तो इस साल न्यू बैग नहीं ख़रीदा हुआ है। मे बी इस साल के मिड में हम न्यू बैग ख़रीदेंगे। तो अभी ये चल रहा था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा नया लुक दिया जाए। तो इस तरीके के जो स्टिकर्स होते हैं बच्चों के कपड़ों में रहते हैं, तो कुछ टाइम बाद जो बच्चे के कपड़े होते हैं डल हो जाते हैं, पर जो स्टिकर्स होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने क्या किया, एक पुरानी स्वेटर से इस तरीके के सारे स्टिकर्स निकाल दिए। अब इसको हम बैग में सिलाई करेंगे, इसको स्टिच करेंगे। तो जो आगे वाली साइड है ना, उसमें हम इस तरीके से पहले सारे स्टिकर्स को रख के चेक कर लेंगे कि कौन सा स्टिकर हमें कहाँ पे लगाना है। तो इस तरीके से मशीन में हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, जो आगे वाली साइड है ना, सिर्फ उसमें ही सिलाई करना है। तो अच्छे से देख के चेक कर लेना है कि जो ये बैग का आगे वाला साइड है ये ही सिलाई में जाए, क्योंकि अगर इसके साथ दूसरा कपड़ा भी जाएगा तो ये आगे का जो चैन है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें, सिर्फ ऊपर वाले कपड़े को ही लेके आप इसको सिलाई करें। तो इस तरीके के छोटे छोटे जो स्टिकर्स आते हैं, आप इस तरीके से मार्केट से भी खरीद सकते हैं और बैग को एक नया लुक दे सकते हैं। तो ये आइडिया कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर बार नए नए ऑर्गेनाइज़र लाके ही हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखें। अगर आपके पास इस तरीके के छोटे छोटे वुडन प्लैंक है या कोई से भी प्लैंक है, आप उससे इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स बना सकते हैं। और अगर आप इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र मार्केट में या ऑनलाइन देखते हैं तो 2000 से कम को आपको इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र नहीं मिलेंगे। और जो वुडन शॉप होती है, फर्नीचर वगैरह की शॉप होती है, उसमें इस तरीके के जो वुडन प्लैंक होते हैं छोटे छोटे लेफ्ट ओवर पीस, वो आपको 100-200 में दे देंगे। तो वहाँ से ला के आप घर पर ही बना सकते हैं, बस थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।